तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 20 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्ण त्रयोदशी और महीना चल रहा है माघ का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल गांधी की पप्पू छवि दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि वो एक होशियार आदमी है। साथ ही में पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ये भी कहा है कि मैंने कई मोर्चों पर उनके साथ बातचीत करते हुए लगभग एक दशक बिताया है, यानी कि 10 साल। वो किसी भी तरह से पप्पू यानी कि मूर्ख नहीं है, वो एक स्मार्ट युवा और जिज्ञासु व्यक्ति हैं। साथ ही में रघुराम राजन ने ये भी कहा है कि मेरे हिसाब से एक व्यक्ति में बुनियादी जोखिम और उनका मूल्यांकन करने की क्षमता अच्छी समझ होनी चाहिए और मुझे लगता है ये क्षमता और समझ राहुल गांधी में भी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बाबा राम रहीम को लेकर। जानकारी के मुताबिक साध्वी यौन शोषण और पत्रकार छत्रपति रंजीत सिंह की हत्याकांड में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत सिंह यानी कि बाबा राम रहीम आज शुक्रवार को फिर से जेल से बाहर आ सकता है। जानकारी के मुताबिक डेरा मुखी ने आवेदन देकर 40 दिन की पैरोल और सिरसा डेरा में रहने की अनुमति मांगी है। इस बारे में जेल मंत्री का कहना है कि डेरा मुखी का आवेदन आया है और हमने पत्र को आगे भेज दिया है। अब कमिश्नर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले राम रहीम 40 दिन की पैरोल पे गया था। दोस्तों पैरोल का ये आसान सा मतलब है कि राम रहीम को 40 दिन के लिए जेल से रिहा कर दिया गया था और अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक जैसा कि आपने जाना वो फिर से 40 दिन के लिए आज बाहर आ सकता है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे, राम रहीम पर यानी कि गुरमीत सिंह पर बलात्कार और हत्या दोनों का ही आरोप है और ये आरोप सिद्ध भी हुए हैं और वो फिलहाल इसी की वजह से उम्र कैद की सजा काट रहा है, पर बार बार उसे पैरोल पे छोड़ दिया जाता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली महिला आयोग के प्रमुख स्वाति मालीवाल को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली महिला आयोग के प्रमुख स्वाति मालीवाल को नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने 15 मीटर तक घसीटा। जानकारी के मुताबिक ये घटना बीते बुधवार देर रात एम्स अस्पताल के पास की है, जब स्वाति मालीवाल दिल्ली की सड़कों पर रियलिटी चेक करने के लिए निकली हुई थी। घटना को लेकर स्वाति ने कहा है कि उनके साथ अंजलि जैसा हादसा हो सकता था, यानी कि दिल्ली के अंजलि केस जैसा, जिसमें लड़की कार के नीचे फंस गई और कई किलोमीटर तक ऐसे ही घसीटने की वजह से उसकी जान चली गई। हालांकि स्वाति मालीवाल का कहना है कि उन्हें भगवान ने बचा लिया। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्रा को अरेस्ट कर लिया है, उसकी कार भी जब्त कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने आरोपी को जब कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट की तरफ से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2 दिन में 2 बार भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। अब इस मामले में पहली बार भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर रिएक्शन दिया है। इस बारे में फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहे हैं, लेकिन हालात ऐसे बनने चाहिए कि अच्छे रिश्ते रह सके जिसमें आतंकवाद की कोई जगह न हो। आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अल अरेबिया चैनल को लंबा इंटरव्यू दिया था। इसका पहला हिस्सा मंगलवार और दूसरा बीते बुधवार को टेलीकास्ट हुआ। इसी इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने भारत के सामने बिना शर्त बातचीत की पेशकश करते हुए ये बात भी कही थी कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 जंगों से सबक सीखा है। साथ ही में आपको बता दें उन्होंने यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएई से भारत को बातचीत के लिए मनाने की अपील की थी। हालांकि शहबाज शरीफ के दफ्तर की तरफ से बाद में इसके बारे में सफाई दी गई थी कि वजीर आजम की बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने बिना शर्त बातचीत की पेशकश नहीं की थी, यानी कि पाकिस्तान के पीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया कि बातचीत करने के लिए कुछ कंडीशन रखी गई है। हालांकि शहबाज शरीफ ने जिस समय बातचीत की बात कही उस समय उन्होंने कोई भी कंडीशन का जिक्र नहीं किया था। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो 2 दिनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 2 बार भारत से बातचीत करने का मन जताया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रूस और यूक्रेन को लेकर। जानकारी के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भयंकर लड़ाई जारी है। जंग जीतने के लिए दोनों सेनाएं और हथियार पाने की जुगत में है। इसी बीच क्रेमलिन ने गुरुवार को कहा है कि यूक्रेन को जल्दी हमारी मांगे माननी पड़ेंगी और इस तरह से जंग समाप्त हो जाएगी। हालांकि वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से शीघ्र पर्याप्त टैंक की आपूर्ति करने के लिए कहा है। आसान शब्दों में कहें तो रूस की तरफ से ये कहा गया है कि अगर यूक्रेन उनकी मांगों को मान लेता है तो फिर ये जंग खत्म हो जाएगी। एक तरह से ये चेतावनी दी गई है कि जंग खत्म करने के लिए मांगे माननी ही पड़ेंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कैनरा बैंक की एफडी को लेकर। जानकारी के मुताबिक कैनरा बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी कराने पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पे मिलने वाले ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बताया गया है कैनरा बैंक में एफडी कराने पर 3.25% से लेकर 7.15% तक का ब्याज मिलेगा। बाकी दोस्तों आप ज्यादा जानकारी के लिए कैनरा बैंक के कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं या फिर नजदीकी ब्रांच जा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी पे बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी
डॉक्यूमेंट्री को प्रधानमंत्री मोदी और देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया है। इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बीते गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि हम नहीं जानते कि डॉक्यूमेंट्री के पीछे क्या एजेंडा है, लेकिन ये निष्पक्ष नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार है। दोस्तों आपको बता दें, बीबीसी ने अभी हाल ही में 17 जनवरी को द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया था। वहीं इसका दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया है। बताया गया पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव पे नजर डालती है। साथ ही में गुजरात 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जाँच करती है। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, गुजरात में 2002 में हुए दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया था। कमेटी ने दंगों में नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं पाया था, यानी कि गुजरात 2002 के दंगे के मामले में PM मोदी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्लीन चिट दी जा चुकी है। अब देखना ये है आने वाले 24 जनवरी को BBC की ओर से दूसरा एपिसोड रिलीज होता है या नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेकर। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जेदान ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में सुधरने की नसीहत दी है। जेदान ने कहा है कि हमने अपने सहयोगियों को बहुत साफ तौर पे बता दिया है कि सऊदी अरब ने अब फाइनेंशियल हेल्प और कर्ज देने की पॉलिसी बदल दी है। अब पहले की तरफ बिना शर्त कर्ज या गारंटी डिपॉजिट नहीं किए जाएंगे। इन मुल्कों को अपना इकोनॉमिक सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना होगा, यानी कि सऊदी अरब की जो मांगे हैं अगर उसे पूरा किया जाएगा तभी सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को या फिर किसी दूसरे देश को कर्ज दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर। जानकारी के मुताबिक ICC अपने हर टूर्नामेंट में कम से कम एक भारत पाकिस्तान मैच जरूर करवाती है। बताया गया इसी कड़ी में 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी इन दो देशों के बीच मुकाबला होगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच। बताया गया ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में होगा। इस बारे में अमेरिकी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अतुल राय ने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान मैच अमेरिका में होगा, वेस्ट इंडीज में नहीं। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गूगल को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI के जुर्माने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी गूगल को बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT के गूगल द्वारा 10% जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। असल में आपको बता दें, गूगल पर NCLT की तरफ से कुछ मामलों को लेकर जुर्माना लगाया गया है और अब जल्दी जुर्माने का 10% पैसा जमा करना है। हालांकि इस मामले को लेकर गूगल देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, यानी कि गूगल पे जो जुर्माना लगा है NCLT की तरफ से उसका जो 10% है वो उसे अब गूगल को देना ही होगा। हालांकि इस बारे में फाइनल फैसला 31 मार्च तक करने के लिए कहा गया है कोर्ट की ओर से। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 20 जनवरी 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग के अनुसार आज से 22 जनवरी तक गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही में इन जगहों के लिए हिमपात की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय पर 25 जनवरी को भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। साथ ही में बर्फबारी भी तेज हो सकती है। इसके अलावा 23 से 27 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का एक दौर आ सकता है, यानी कि एक आध बार बारिश हो सकती है। 23 से 27 जनवरी के बीच जाहिर बात है बारिश होने की वजह से ठंड और बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर। जानकारी के मुताबिक 200 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। अब हाल ही में बीते बुधवार 18 जनवरी को जैकलिन दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंची। इस दौरान उन्होंने कोर्ट से कहा कि सुकेश ने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया है, उनका करियर भी बर्बाद कर दिया है। वहीं दोस्तों इस मामले में नोरा फतेह को लेकर भी एक खबर आई है। जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस नोरा फतेह ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में नया बयान दर्ज कराया है। नोरा ने सुकेश चंद्रशेखर पे आरोप लगाते हुए कहा है कि वो उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था और वो इसके बदले में एक आलीशान घर देने के लिए भी राजी था। नोरा का कहना है कि ये बात उन्हें किसी और के जरिए पता चली थी। साथ ही में नोरा फतेह ने ये भी कहा है कि वो सुकेश को जानती भी नहीं है, वो बस इस केस में विक्टिम है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अडानी के शेयर के FPO को लेकर। जानकारी के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि FPO 27 जनवरी को खुल रहा है। इसका प्राइस बैंड 3,112 रुपए से 3,276 रुपए प्रति शेयर रहेगा। अगर प्राइस बैंड के निचले हिस्से को देखें तो शेयर करीब 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो जो भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं ये खबर उनके लिए थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अवतार 2 मूवी को लेकर। जानकारी के मुताबिक अवतार 2 के डायरेक्टर जेम्स कैमरून का मानना है कि अवतार 2 मूवी को मोबाइल पे देखना एक खराब आइडिया है। उन्होंने इस बारे में एक इंटरव्यू में कहा है कि घर पर बैठकर बड़े टीवी के सामने एक अच्छे साउंड इफेक्ट के साथ फिल्म को देखना बेहतर अनुभव हो सकता है, लेकिन मोबाइल पर फिल्म देखना कहीं से बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। आसान शब्दों में कहें तो अवतार 2 मूवी को बनाने वाले
पहले डायरेक्टर जेम्स कैमरून का ये मानना है कि उनकी जो मूवी है अवतार 2 मूवी उसको सिनेमा हॉल में बड़े पर्दे पर या फिर घर में बड़े टीवी पे देखने में ही अच्छा अनुभव होगा। मूवी को फोन में देखने में कोई मजा नहीं आएगा उनके हिसाब से। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से अब जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। बीते गुरुवार को उन्होंने पठानकोट में जनसभा की, जिसके बाद फिरोजपुर कला से लखनपुर के रास्ते वो कठुआ में एंटर हुए। अब आज जम्मू कश्मीर में पैदल यात्रा होगी। यहीं पे राहुल गांधी ने बताया कि उनकी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और अब ये यात्रा कश्मीर पहुंच गई है। दोस्तों आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर आखिरी पड़ाव है। 30 जनवरी महात्मा गांधी पुण्यतिथि पे ये समाप्त होगी। यानी कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा 30 जनवरी को पूरा कर लेगी। जाहिर बात ऐसा होने के बाद राहुल गांधी के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है किसानों को लेकर। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में गहलोत सरकार किसानों को खेतों में रसायनों के छिड़काव समेत अन्य फसलों की मॉनिटरिंग के लिए किराए पे ड्रोन देगी। इसके लिए सरकार अगले 2 साल में 1500 ड्रोन कस्टम हायरिंग केंद्रों पे उपलब्ध करवाएगी। ड्रोन की उपयोगिता के लिए किसानों को जागरूक करने और उनके खेतों में लाइव डेमो देने के लिए ड्रोन निर्माता कंपनियों को 6000 रूपए प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान भी दिया जाएगा। यही नहीं, ड्रोन बनाने में आने वाली लागत पर 40% तक का भी अनुदान सरकार देगी, ताकि किसानों को सस्ती दरों पे ड्रोन किराए पे उपलब्ध हो सके। आसान शब्दों में कहें तो अब आने वाले दिनों में राजस्थान में खेती से जुड़े कई ऐसे काम है जो कि ड्रोन के जरिए किए जा सकेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गे वकील को हाईकोर्ट का जज बनाने को लेकर। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक बार फिर समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाए जाने का समर्थन किया है। कॉलेजियम ने कहा है कि जज के रूप में कृपाल की नियुक्ति का प्रस्ताव 5 साल से अधिक समय से लंबित है और अब इस प्रोसेस को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो अगर आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक रहता है और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सहमति को मान लिया जाता है तो फिर एक गे वकील यानी कि समलैंगिक वकील हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अस्पताल जाने से छुटकारा मिलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश में 5G नेटवर्क आने के बाद रिमोट हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी केंद्रीय बजट में रिमोट हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की सूत्रों की माने तो मोदी सरकार गाँव से लेकर शहरों तक OPD सेवा के साथ साथ पैथ लैब जाँच की व्यवस्था को और आसान करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक खासकर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, साथ ही में राजस्थान, झारखंड समेत देश के तमाम राज्यों में गांव देहात से इलाज कराने आने वाले मरीजों को अगले कुछ सालों के बाद न अस्पताल आने की जरूरत होगी और न ही इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत होगी। बताया गया है गांव देहात के मरीजों को घर पर ही OPD सेवा देने की योजना पे काम चल रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो भारत सरकार एक ऐसे सिस्टम और एक ऐसी योजना पे काम कर रही है जिसकी मदद से आने वाले दिनों में जो गाँव देहात के लोग हैं उनको छोटी छोटी बीमारियों के लिए शहर या फिर गाँव से बाहर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आने वाले दिनों में देश के जो भी दूर दराज इलाके हैं जैसे कि गांव देहात वगैरह, तो वहां पे 5G की मदद से टेलीमेडिसिन की या फिर वीडियो कॉलिंग की सुविधा दी जाएगी। या इसी तरह की कई और सुविधाएं हो सकती हैं जिसकी मदद से ये संभव हो पाएगा कि डॉक्टर गाँव से दूर रहकर या फिर शहर में बैठे भी आसानी से इलाज कर सकेगा टेलीमेडिसिन यानी कि फोन के जरिए या फिर वीडियो कॉलिंग के जरिए। दोस्तों कुल मिलाकर और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो जो भी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज ऐसे हो सकता है वीडियो कॉलिंग के जरिए या फिर टेलीमेडिसिन के जरिए, तो उन सभी बीमारियों का इलाज घर बैठे ही हो जाएगा। मतलब OPD पे जो भी सेवाएं मिलती हैं वो सारे काम घर बैठे बैठे हो जाएंगे, यानी कि फिर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ लेकिन दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो उसके लिए तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा। फिर भी दोस्तों मेरे हिसाब से सरकार की जैसी योजना अभी बताई जा रही है, अगर ये आने वाले दिनों में गाँव देहात के लिए लागू हो जाती है तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जितनी भी छोटी मोटी बीमारियां हैं अगर उनका इलाज घर बैठे ही दे दिया जाए तो आपके हिसाब से ये कैसा रहेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बुर्का पहनी छात्रों को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के हिंदू PG कॉलेज में अभी हाल ही में बीते गुरुवार सुबह बुर्का पहनकर पहुंची छात्राओं को कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई। उन्हें ड्रेस कोड का हवाला देकर कॉलेज के गेट पर ही रोक दिया गया। इसके बाद कॉलेज के गेट पे हंगामा हो गया, छात्राएं भी भड़क गयी। उन्होंने कहा कि बुर्का पहनना हमारा अधिकार है। दरअसल बात यह है कॉलेज ने पहली बार बीते 1 जनवरी से ही ड्रेस कोड को लागू किया है। ठंड के कारण अब तक स्कूल और कॉलेज बंद थे। हालांकि बीते गुरुवार को जैसे ही कॉलेज खुला वैसे ही ये विवाद शुरू हो गया है। बताया गया कॉलेज में एंट्री नहीं मिलने से नाराज छात्राएं वहीं पे खड़ी रही। इसी बीच कुछ देर में सपा छात्र सभा के पदाधिकारी कॉलेज पहुंचे। उन्होंने कॉलेज के गेट पे हंगामा किया। इसी दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सत्यव्रत सिंह रावत और चीफ प्रोटेक्टर डॉक्टर AP सिंह बाहर आए। उनकी सपा छात्र सभा के पदाधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। हंगामा बढ़ने पे पुलिस मौके पे पहुंची। अब दोस्तों फिलहाल की ताज़ा कंडीशन ये है कि कॉलेज का प्रशासन ड्रेस कोड के मामले में पूरी तरह से सख्ती पे अड़ा हुआ है। यानी कि कॉलेज का प्रशासन किसी भी सूरत में बुर्का पहनी छात्राओं को कॉलेज में एंट्री नहीं दे रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले के बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा है कि यूनिफॉर्म कोड का मकसद कॉलेज में अनुशासन लाना है। कुछ लोग मामले को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पे कॉलेज प्रशासन
कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज हम क्लासरूम तक बुर्का पहनकर जाने की अनुमति दे देंगे तो कल को दूसरे धर्म संप्रदाय के छात्र दूसरी मांग करने लगेंगे। हालांकि दोस्तों मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि इस वाले कॉलेज में ड्रेस कोड का नियम अभी हाल ही में बीते 1 जनवरी से लागू किया गया है। इससे पहले बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था, यानी कि बुर्का पहनने वाली छात्र भी कॉलेज में आ रही थी। मतलब कि एक जमाना बीत गया है और बुर्का पहनी छात्राएं आती जाती रही, लेकिन अब ड्रेस कोड को लागू करके एक नया हंगामा शुरू कर दिया गया है। बाकी दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते कुछ महीने पहले जब यही मामला कर्नाटक में चल रहा था तो उस समय कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि अगर कोई कॉलेज ड्रेस कोड को लागू करेगा तो फिर छात्रों को ये बात माननी होगी। अब दोस्तों एक तरफ कोर्ट की ये बात है, वहीं एक दूसरी तरफ बात है मूल अधिकार की, यानी कि कौन क्या पहनेगा वो खुद से ही डिसाइड कर सकता है। हालांकि दोस्तों कॉलेज का मामला थोड़ा अलग है। कॉलेज के लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जो कॉलेज चाहे तो वो ड्रेस कोड को लागू कर सकता है और जो चाहे तो नहीं लागू कर सकता है। शायद इसी की वजह से ये परेशानी हो रही है। अगर कोर्ट या फिर केंद्र सरकार साफ साफ कोई ऐसा नियम बना दे पूरे देश के लिए तो जाहिर बात है इसकी जानकारी सभी को हो जाएगी, और फिर अगर कोई नियम पूरे देश के लिए बना दिया जाएगा तो फिर उसे मानना ही पड़ेगा। पर अब देश में बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे ड्रेस कोड का नियम लागू नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ कॉलेज ड्रेस कोड को लागू कर रहे हैं और बुर्का पहनने से मना कर रहे हैं। तो जाहिर बात है इसी की वजह से हंगामे वाली सूरत हाल बन जा रही है। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है कि समाधान किस तरह से निकाला जा सकता है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।